नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो हमारे वे फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और उनको आने वाले दिनों में सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देनी है और उनका सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम नई शिक्षा नीति पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको काफ़ी प्रश्न ऐसे आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो भरोसा करके वीडियो को ज़रूर देखिए, काफ़ी मदद मिलेगी। तो पहले बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर, उसके बाद इसी तरह हम सारे क्वेश्चन और आंसर भी जानेंगे और कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़्यादा आने के चांस हैं वो भी मैं आपको टिक कराऊंगा। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन होते हैं जो हाई लेवल के होते हैं वो आएंगे ही आएंगे, उनको भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का, जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है कि मुद्रा, ठीक है, स्फीति से क्या आशय है। ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति से क्या आशय, इसका आंसर आपको लिखना है सामान्यता। ठीक है, वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे आपने कोई सामान किराना स्टोर से खरीदी, मान लीजिए साबुन आपने खरीदा, ठीक है, या फिर आपने कोई सेवा यानी कि अपना रिचार्ज कराया, ठीक है, आपने रिचार्ज, एग्जाम्पल यहाँ पर वस्तु आपका मान लीजिए कोई आपका साबुन हो गया, ठीक है, किराना स्टोर का, और सेवा मतलब आपने रिचार्ज कराया 100, पहले आप लोग जानते थे ना कितने का था, कितने का रिचार्ज था, पहले आपका 149 का था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले 149 का, उसमें भी वृद्धि हुई, उसके बाद फिर 199 का हुआ। ठीक है, तो 199 लेकर चलिए। ठीक है, तो उसके मूल्य में वृद्धि को, स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यानी जो आपका जो 199 वाला रिचार्ज था वो अब कितने का हो गया, आपकी सेवा अब वो 239 का हो गया। ठीक है, और जो आपका साबुन 5 का आता था वो अब 10 का हो गया। तो ये जो मूल्य की वृद्धि हुई है इसी को हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं या फिर मुद्रास्फीति कहते हैं। इसकी परिभाषा और इसका आशय आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि इसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है। इसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तु की उपलब्ध मांग की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी कि कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, कोई चीज़ ज़्यादा बिकने लगती है, तो ठीक है, तो फिर वहाँ पर उसकी डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है तो उसमें कमी आ जाती है और कभी कभी उसमें वृद्धि भी हो जाती है जब नहीं बिकता है। तो ठीक है, और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर तथा महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। ठीक है, जो निरंतरता महत्वपूर्ण वृद्धि आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, घटेगी तो बहुत कमी। कोई भी सामान हो उसमें रेट है वो हमेशा ज़्यादातर बढ़ता ही है, घटता बहुत कमी है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कुछ परिभाषा देनी है मुद्रास्फीति की। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति से क्या आशय है। ये सारे क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र के हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, आंसर में लिखना कि हरित क्रांति से आशय कृषि उत्पादन में अल्पकाल में विशेष गति से वृद्धि का होना तथा उत्पादन की या वृद्धि आने वाले लंबे समय तक बनाए रखने से है। अन्य शब्दों में हरित क्रांति से आशय देश के सिंचित एवं असिंचित क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीजों द्वारा कृषि उत्पादन में तीव्रतम वृद्धि करना। विश्व में हरित के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे, जबकि भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, तो हरित क्रांति का मतलब ये हुआ कि कृषि उत्पादन में अल्पकाल में विशेष गति, ठीक है, गति से वृद्धि। ठीक है, कोई भी कृषि में काम हो रहा है उसमें काफ़ी तेज़ से वृद्धि आई होना तथा उत्पादन की या वृद्धि होने वाले लंबे समय तक बने रखना। यानी कि कोई आपने खेत में कोई भी धान लगाया, मान लीजिए गेहूँ लगाया आपने, ठीक है, तो उसमें हुआ क्या, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई, काफ़ी तेज़ से बढ़ा। ठीक है, उसमें हाइट की बढ़ी, यानी कि उसका जो टाइम था छोटा था बड़ा हो गया। ठीक है, और उत्पादन में है वो भी काफ़ी वृद्धि हुई उसमें भी, और वह लंबे समय तक चलने लगी। ठीक है, तो उसी को हरित क्रांति कहते हैं या हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। आगे आप सभी यहाँ पढ़ लीजिएगा और इसके जो आप लोग को जन्मदाता कौन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने बताई दी। तो इस प्रकार कुछ आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है पेपर वो अर्थशास्त्र का है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, यानी कि रुपयों पैसे और मुद्रा हो गया, ठीक है, मनी हो गया, इन्हीं पे जुड़े क्वेश्चन
आय हो गई, इन्हीं से जुड़े क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि राष्ट्रीय आय विश्लेषण में राष्ट्रीय आय की अवधारणा का एक विशिष्ट स्थान है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय विश्लेषण में राष्ट्रीय आय की धारणा का एक विशिष्ट स्थान है। राष्ट्रीय आय को साधन, ठीक है, लागतों पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यह उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस आदि के किसी एक वर्ष में विशुद्ध आय को व्यक्त करती है। राष्ट्रीय आय उत्पादन के साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन दोनों एक ही हैं, अर्थात राष्ट्रीय आय बराबर साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। यदि विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की गणना बाजार मूल्यों पर की गई है तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें से अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है तथा सरकारी अनुदान को घटा दिया जाता है, ठीक है। और लिखना है कि राष्ट्रीय आय बराबर बाजार मूल्यों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, अप्रत्यक्ष कर प्लस सरकारी अनुदान। राष्ट्रीय आय की अवधारणा का आधारभूत, ठीक है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा का आधारभूत महत्व है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था के विवरणात्मक पक्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। आर्थिक न्याय के अध्ययन में राष्ट्रीय आय की अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, आर्थिक न्याय के अध्ययन में, ठीक है। जो राष्ट्रीय न्याय है उसके अध्ययन में राष्ट्रीय आय की अवधारणा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान या फिर स्थान है। तो आपको इस तरह कुछ इसका आंसर लिखना है। राष्ट्रीय आय से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा 95%, इसलिए इसका आंसर आप पढ़ लीजिएगा, समझ अच्छे से और लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फिलिप्स वक्र क्या है, ठीक है, फिलिप्स वक्र, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, फिलिप्स वक्र बेरोजगारी दर तथा मुद्रा मजदूरी परिवर्तन दरों में संबंध का निरीक्षण करता है। बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा, ठीक है, स्फीति की दर के बीच ठीक है प्रतिलोमानुपाती संबंध होता है। इस संबंध को उन्होंने एक वक्र के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है, किसके रूप में, एक वक्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे उन्हीं के नाम, ध्यान दीजिएगा, जिसे उन्हीं के नाम पर फिलिप्स वक्र कहा जाता है। यह वक्र बताता है कि बेरोजगारी की दर और मुद्रा तथा मजदूरी बढ़ने की दर के बीच विपरीत संबंध होता है। जब बेरोजगारी बहुत होती है तो मुद्रा मजदूरी दरों के बढ़ने की दर नीची होती है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार को इसका आंसर लिखना है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लेकिन आ भी सकता है, तो आप लोग इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा बस, ठीक है, जितना इम्पॉर्टेंट नहीं ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रोजगार के प्रतिष्ठान सिद्धांत की मान्यताएं बताइए। तो जो पहली मान्यताएं हैं वो है मजदूरी एवं कीमतें, ठीक है, परिवर्तनशील होती हैं। मुद्रास्फीति के बगैर पूर्ण रोजगार की स्थिति, विदेशी व्यापार रहित मुक्त बाजार वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, श्रम एवं उत्पादन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति दी, ठीक है, दी हुई है। श्रम को, ठीक है, श्रम की सभी इकाइयाँ समान रूप से कुशल तथा दक्ष हैं। तो ये हैं रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की कुछ मान्यताएं जो कि आपको ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैयक्तिक आय को परिभाषित कीजिए। यह हाई लेवल का प्रश्न है, आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, इसलिए इसका आंसर ध्यान से समझेंगे कि सभी स्रोतों से व्यक्तियों तथा परिवारों को प्राप्त चालू आय वैयक्तिक आय कहलाती है। इसे प्राप्त करने के लिए निजी आय में से, ठीक है, निगमित क्षेत्र द्वारा अवितरित लाभ तथा भुगतान किए गए निगम करों को घटा दिया जाता है। भारत में अवितरित आय से आप उद्यमों की बचत से हैं, ठीक है, उद्यमों की बचत से हैं। स्थानीय उद्यमों की निबल बचतों की गणना करने के लिए उद्यमों की बचतों में से विदेशी कंपनियों द्वारा रोकी गई निबल आय को घटा दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि इस प्रकार, यानी कि वैयक्तिक आय निजी, ठीक है, वैयक्तिक आय बराबर निजी आय माइनस निजी उद्यमों की बचतें माइनस निगम कर, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न का आंसर इस प्रकार कुछ लिखना है जब आपकी परीक्षा में आ जाए। प्रश्न है कि राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं, तो चलिए समझते हैं इसको। लिखा है आंसर में कि उत्पादन कार्य में हम पूंजीगत यंत्र का भी उपयोग करते हैं जो धीरे धीरे घिसते रहते हैं, यानी कि कोई भी हम जब
फैक्ट्री कुछ भी लगाते हैं तो उसमें जो यंत्र होते हैं वो धीरे धीरे घिसते रहते हैं तथा कुछ मशीनें और यंत्र अप्रचलित हो जाते हैं। इसलिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भाग घिसे तथा अप्रचलित यंत्रों को बदलने के लिए किया जाता है। अतः यदि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से ठीक है मूल्यह्रास या घिसाई व्यय को घटा दें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बचा रहेगा। गणितीय रूप में कहें तो ठीक है एनएनपी बराबर जीएनपी ठीक है माइनस ठीक है डेप्रिसिएशन। तो ये आपका कुछ परिभाषा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो मशीनों द्वारा कुछ आप सभी को मालूम है कुछ यंत्र होते हैं वो घिस जाते हैं, तो उन्हीं के पैसों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हरित राष्ट्रीय आय क्या है। हरित राष्ट्रीय आय ठीक है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी देश है ठीक है एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु यानी कि सबसे ज़्यादा ठीक है अंतिम वस्तु जो उसने उत्पाद की है ठीक है और अंतिम सेवा का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में पर्यावरणीय क्षति भी शामिल है, यानी कि अगर कोई नेचर से यानी कि पर्यावरण से कोई उस प्रकार की समस्या आ गई जिससे उसमें हानि हुई ठीक है, तो इसलिए उसको बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आय में पर्यावरणीय क्षति भी शामिल हो सकती है जो वस्तुओं के उत्पादन के दौरान हुई है। ठीक है, जब वस्तुओं का उत्पादन हो रहा हो, वस्तुओं को बनाया जा रहा है ठीक है, वो चाहे जिस प्रकार का वस्तु हो, तो उसके दौरान ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस पर्यावरण क्षति को घटाने के बाद जो बचेगा वह राष्ट्रीय आय होगी। यानी कि जैसे कोई बिजनेस चल रहा है, जैसे कि किसी मसाला की फैक्ट्री है ठीक है, मसाला की फैक्ट्री में उसमें मसाले बनते हैं, सब्जी के मसाले ठीक है, ओके बनते हैं, हल्दी मिर्च जो भी है मिक्स मसाला ये सारी चीज़ें बनती हैं ठीक है, उसमें बनती हैं। और वो लास्ट में यानी कि सबसे लास्ट ईयर यानी कि साल के लास्ट में जो ठीक है बन रही है उसी के मूल्य को, जो उसमें से कमाई हुई उसी के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, जो लास्ट में कमाई हुई है। इस राष्ट्रीय आय में पर्यावरण जैसे कि मान लीजिए कि कोई बारिश हुई ठीक है अचानक से, या फिर उस तरह कोई भूकंप आया या फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपका मसाला थोड़ा बहुत ख़राब हो गया। ठीक है, तो जो वस्तु के उत्पाद के दौरान हुई है ठीक है, उसमें जो वस्तुओं के उत्पाद के दौरान हुई है ये जो क्षति है उसमें शामिल है। इस पर्यावरण क्षति को घटाने के बाद, यानी कि जब कुछ मसाला आपका भीग गया तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो वो ख़राब होने के बाद ठीक है जो उसमें ख़राब होने के बाद जो मसाला बचा उसको बेचने के बाद जो उसमें से पैसा मिलता है ठीक है, वह हरित राष्ट्रीय आय कहलाता है। समझ गया आप लोग। यहाँ पर लिखा है कि हरित आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस पर्यावरण क्षति या मैट्रिक मूल्य। ठीक है, वो माइनस कर देंगे पर्यावरण जो भी क्षति हुई है, जो बारिश की हो चाहे भूकंप जो आंधी आई हो, वो भी इसी में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या है। अभी यहाँ पर हरित राष्ट्रीय आय हो रहा है, अभी यहाँ पर राष्ट्रीय आय क्या है। किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत वहाँ के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब ये कि किसी भी देश में एक वर्ष के अंतर्गत वहाँ के जो नागरिक, जो वहाँ के लोग रह रहे हैं इंसान, ठीक है, उनके द्वारा अर्जित की गई जो कुल आय को हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानेंगे। ठीक है, या फिर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल है, यानी कि जो विदेश से भी पैसा जो ठीक है कोई विदेश में रह रहा है तो उसके भी इसमें पैसे शामिल हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कोई मतलब कि एरिया का कोई भी लोग हैं, नागरिक हैं, ठीक है, उनकी जो कुल आय है, ठीक है, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो आप लोगों के सामने है कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीडीपी, क्या है। ठीक है, देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित, ठीक है, उत्पादित अंतिम सेवाओं व वस्तुओं की मैट्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित, जो एक साल में आपने उत्पादन किया, ठीक है, उत्पादित अंतिम सेवाओं यानी लास्ट में जो आपने उत्पादन किया है, ठीक है, या फिर सेवा दी है, उसके मैट्रिक मूल्य जो होता है, ठीक है, को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाएगा, यानी कि जीडीपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखा का क्या अर्थ है। देश की राष्ट्रीय आय का व्यवस्थित लेखा जोखा या हिसाब किताब रखना राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय लेखा कहलाता है। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न था और आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा
ये भी हाई लेवल का प्रश्न है जीडीपी वाला, और ये भी है। और जो मैंने इससे पहले आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय के बारे में, वो भी हरित आय और राष्ट्रीय आय क्या है, वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, उनका भी आंसर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न सकल राष्ट्रीय, ठीक है, उत्पाद क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी जिसे बोलते हैं, इसका आंसर लिखना कि जब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से मशीन की घिसावट के मूल्य को घटा देती है तब हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी प्राप्त होता है, जिसे हम एनडीपी उत्पाद कहेंगे, ठीक है, एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद कहेंगे। ये भी आंसर आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट है, आप लोग समझ जा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि बाजार कीमत व साधन लागत क्या है। आंसर में है कि जब किसी औद्योगिक इकाई में कोई वस्तु बनकर तैयार होती है, उसकी लागत वस्तु की कीमत निर्धारित करती है। इसी कीमत को साधन लागत पर कीमत कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। तो शॉर्ट आंसर हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आसानी से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बाजार कीमत के बारे में समझते हैं। जब साधन लागत व निर्धारित वस्तु की कीमत में अप्रत्यक्ष कर जोड़कर उसे बाजार में बिक्री लिए हेतु लाया जाता है तब, ठीक है, जब बिक्री हेतु लाया जाता है तब वस्तु की कीमत बाजार कीमत कहलाती है। ये भी समझ में आ गया, सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं। तो आंसर में है कि राष्ट्रीय आय से निगम कर सामाजिक लाभ व, ठीक है, अवितारित लाभ घटाने तथा, ठीक है, हस्तांतरण आय को जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा उसे व्यक्तिगत आय कहेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत आय यानी कि पीआई बराबर राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक लाभ माइनस निगम कर अवतरित लाभ प्लस हस्तांतरण आय, ठीक है। ये अगला प्रश्न है कि व्यय योग्य आय क्या है, ठीक है, व्यय योग्य आय क्या है, ठीक है। इसका आंसर लिखना है कि व्यक्तिगत आय से प्रत्यक्ष कर अर्थात आयकर घटाने के बाद जो शेष आय बचती है उसे व्यय योग्य आय कहते हैं। व्यय योग्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। तो इस प्रकार आपको कुछ इसका आंसर लिखना, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न का आंसर है, और आप लोग समझ ही, इतने एक्सपर्ट हैं ही कि थोड़ा बहुत तो समझ ही जा रहे होंगे, शॉर्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हस्तांतरण आय टीआई किसे कहते हैं। ऐसी आय जिसके बदले में ना वस्तु और ना ही किसी सेवा का उत्पादन हुआ हो तब ऐसी आय हस्तांतरण आय कहलाती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाती है। जैसे सरकार सामाजिक दायित्व के तहत कई असहाय लोगों को मैट्रिक सहायता प्रदान करती है, इसे हस्तांतरण आय कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको प्रश्न बताए ये सारे हाई लेवल के थे, और ये भी है, ये भी है, जो मैंने आपको खासकर बताए हैं, टिक कर दिए कि हाँ ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़्यादा आने के चांस, वो आपको ज़रूर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और भी इससे जुड़े क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे अर्थशास्त्र से जुड़े, लेकिन आप लोग कमेंट इसके लिए करिए, ठीक है। और भी हम आपको प्रश्न पढ़ाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा के लिए होंगे वो, लेकिन आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।